हेलो जी, वेलकम टू दिस यूपी लोकल लॉज लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में ये है लेक्चर नंबर 3 और आज का लेक्चर नंबर 3 यूपी जेडए एंड एलआर एक्ट के सेलिएंट फीचर या उनकी मुख्य विशेषताओं के बारे में है। तो इससे पहले सीरीज आ चुकी है, ये जो सीरीज है पूरी, इसमें 3 लेक्चर टोटल आ चुके हैं। पहले मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे यूपी जेडए एंड एलआर के, नहीं पूरे यूपी लोकल लॉज के, और मैंने इसमें ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है वो डिस्कस किया और रीजंस डिस्कस करे। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएंगी लेक्चर वाइज, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या पीडीएफ जो भी आते हैं मेरे पास, वो सारे मैं वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो वो आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए डेली करंट अफेयर्स के लिए, जो कि हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, तो अब चलिए जल्दी से चलते हैं सेलिएंट फीचर्स पे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। 11 सेलिएंट फीचर्स हैं जो मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ये मुख्य विशेषताएं हैं कुछ जो यूपी जेडए एंड एलआर के मुख्य ऑब्जेक्ट या मेन ऑब्जेक्ट्स भी आप कह सकते हैं, जो भी इस एक्ट ने लाया या किया। तो एक्ट के नाम से ही पता चलता है एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम ये करेगा। जमींदारी सिस्टम या जमींदारी सिस्टम का उन्मूलन, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जैसे इसका नाम है। तो ये सिस्टम को एबॉलिश इसने इसलिए किया क्योंकि ये एक ब्रिटिश क्रिएशन था। ये सिस्टम अगेंस्ट ट्रेडिशनल प्रिंसिपल था। ये सारे रीजन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ रीजंस वाले वीडियो में, और भी कई रीजन है जिसकी वजह से जमींदारी सिस्टम को एबॉलिश करना था और किया गया। तो 1 जुलाई 1952 को फाइनली सारा इंटरमीडियरीज का जो भी स्टेट था वो सारे स्टेट को लेके उसे स्टेट पे वेस्ट कर दिया गया, यानी राज्य को दे दिया गया, यूपी की गवर्नमेंट को दे दिया गया। ठीक है, कूल। तो अब ये सारा जो जमीन था उसके सारे जो राइट थे जो इंटरमीडियरीज के थे, भूमिदर सिरदर या जो भी क्लासेस हैं, उन सारी क्लासेस के जो भी राइट्स थे वो सारे राइट्स दे दिए गए स्टेट को। ठीक है, स्टेट के पास ओनरशिप आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि अब क्योंकि उनकी लैंड ले ली गई है तो उन्हें कुछ कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो ये कंपेंसेशन भी देता है ये एक्ट। कंपेंसेशन कैसे देता है? इंटरमीडियरीज के राइट्स और उनके टाइटल ऑफ इंटरेस्ट को तो एक्वायर कर लिया। ठीक, अब क्योंकि उनके राइट्स और टाइटल ऑफ इंटरेस्ट को एक्वायर कर लिया तो उन्हें दिया कंपेंसेशन। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया बड़े या स्मॉल इंटरमीडियरी में, जमींदार या ठेकेदार, या नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? इंडाउमेंट ट्रस्ट, वक्फ ट्रस्ट, ये सब होता है आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन तो हमें पता ही है। ठीक है, तो इनको दिया कैसे गया? 8 टाइम्स ऑफ नेट एसेट्स इनको प्रोवाइड किया गया। ठीक है, 8 गुना जो भी उनका नेट एसेट्स था उसका 8 गुना कंपेंसेशन सबको दिया गया। ठीक है, सारी क्लासेस को, इसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है कंपेंसेशन देने में। ठीक है ना, सबको मिला ये। ओके, उसके बाद पेमेंट्स ऑफ रिहैबिलिटेशन ग्रांट। अब रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी पे किया गया साथ ही साथ। तो ये रिहैबिलिटेशन ग्रांट का क्या है कि ये इन एडिशन विद कंपेंसेशन मिला। ये किनको मिला? ये उन जमींदार को मिला जो पे कर रहे थे अप टू 10,000, यानी 10,000 एनुअल लैंड रेवेन्यू पे करने वालों, जो भी लोग 10,000 से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू पे कर रहे थे उनको नहीं मिला, जो इससे कम पे कर रहे थे उनको मिला। ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ? इसको डिवाइड किया गया ग्रेड सिस्टम के अकॉर्डिंग, 1 to 25 ग्रेड सिस्टम, 1 to 25 टाइम्स। इससे पहले जो कंपेंसेशन डिस्कस किया उसमें कोई भी डिस्टिंक्शन, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं था, पर इसमें था। इसमें ग्रेड सिस्टम के हिसाब से डिफरेंट पे किया गया अमाउंट 1 to 25 टाइम्स के हिसाब से। ओके, और ठेकेदार को इससे बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दिया गया। राइट, तो ठेकेदार पूरी तरह से इससे एक्सक्लूडेड थे, उन्हें ये रिहैबिलिटेशन ग्रांट नहीं मिला। अब लार्जेस्ट ग्रांट किनको मिला? जिनके पास लो इनकम थी उन्हें लार्जेस्ट ग्रांट मिला, जिनके पास स्मॉलेस्ट हायर इनकम थी उन्हें स्मॉलेस्ट ग्रांट मिला। ठीक, तो यानी कि जो ग्रांट था ये इनकम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आते हैं इसके फोर्थ फीचर पे।
चौथी विशेषता पे, जो कि है कल्टीवेटिंग राइट्स। कल्टीवेटिंग राइट्स को मेंटेन किया इस एक्ट ने। तो एक प्रिंसिपल है जो ये एक्ट मानता है और उसी के हिसाब से ये रूल आया कि ही हु कल्टीवेट द लैंड शुड बी ओनर ऑफ इट, यानी जो लैंड में को कल्टीवेट करता है वही उसका ओनर भी कहलाएगा। तो अब इसके राइट्स को मेंटेन किया गया और ये सबको दिया गया कल्टीवेटिंग राइट्स, चाहे वो जमींदार हो, ठेकेदार हो, मॉर्टगेजर हो, टेनेंट हो या सब टेनेंट क्यों ना हो, सबको कल्टीवेटिंग राइट्स मिला। ओके, इस एक्ट के अंदर। अब उसके बाद पांचवी विशेषता जो है वो ये है कि लैंड टेन्योर सिस्टम जो था यूपी जेडए एंड एलआर आने से पहले, उसमें 14 टाइप्स में लैंड टेन्योर को डिवाइड किया गया था। 14 टाइप्स में डिवाइड किया गया था ये, लेकिन जो था ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। तो ये एक प्रॉब्लम थी कि ये एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम था। अब क्या किया गया, इसको सिंप्लीफाई किया गया और सिंप्लीफाई करके इसको हम लोगों ने 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये जो 3 टाइप थे ये कौन कौन से थे? भूमिधर, जिसका ट्रांसफरेबल, हेरिटेबल और परमानेंट राइट था। सिरदार, जिसका परमानेंट और हेरिटेबल राइट था। और असमी, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ टेन्योर ही था। एक और क्लास थी जो थी आदिवासी। आदिवासी क्लास का क्या सीन है कि ये कुछ ही टाइम के लिए रही, इसलिए उसको नहीं इंक्लूड किया जाता। कहा जाता है 3 टाइप के क्लासेस को ही लाया ये सिस्टम, ये एक्ट, ठीक है। तो आदिवासी का क्या हुआ कि 1954 में आदिवासी को उठा के सिरदार में कन्वर्ट कर दिया गया। ओके, उसके बाद फिर छठा हमारा जो मुख्य विशेषता है, सेलिएंट फीचर है, 6th फीचर, वो है स्प्रेड ऑफ जमींदारी सिस्टम को रोकने के लिए। ठीक है, हमें स्प्रेड नहीं होने देना था जमींदारी सिस्टम, क्योंकि इसके सारे बैड कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। तो हमने लेटिंग और सब लेटिंग को प्रोहिबिट कर दिया। ठीक है, अब लैंड चाहे होल, पूरी लैंड को चाहे लेट करने की बात हो या पार्ट को, आपको कल्टीवेट खुद करना पड़ेगा, आप उसको लेट नहीं कर सकते। लेकिन एक्सेप्शन भी इसके दिए गए, जो लोग खुद की लैंड को केपेबल नहीं हैं खुद कल्टीवेट करने में, उन्हें 157 सेक्शन के अंडर कुछ दिए गए एक्सेप्शंस। ये किन किन लोगों को दिए गए? जिनके पास कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, यानी कि ल्यूनेटिक है, इडियट है, माइनर है, या फिर उनके पास कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, ब्लाइंड को, ठीक है, या फिर उनके पास कोई लीगल डिसेबिलिटी है, पर्सन इन डिटेंशन, इम्प्रिजनमेंट जिनका हो गया है, वो कल्टीवेट नहीं कर सकते अपनी लैंड को खुद, तो उनको भी एक्सेप्ट कर दिया गया। वुमेन्स को, ब्लाइंड को, स्टूडेंट्स को, इन सब को जो है दिया गया एक एक्सेप्शन कि ये अगर खुद कल्टीवेट नहीं कर सकते तो ये लेट कर सकते हैं लैंड को और कल्टीवेट करवा सकते हैं। ओके, तो अब उसके बाद आया प्रोहिबिशन फॉर द एक्यूमुलेशन ऑफ लैंड। सेक्शन 154 क्लॉज 1 क्या कहता है कि टेन्योर होल्डर with his or her spouse and minor children cannot acquire by purchase or gift land exceeding 12.5 acres, यानी वो लैंड को नहीं एक्वायर कर सकता अगर एग्रीगेट सम जो है लैंड का वो एक्सीड कर जाता है 12.5 एकर्स, तो उसको वो नहीं मतलब एक्वायर कर सकता है। ठीक है, अब अगर किसी पर्सन के पास ऑलरेडी 12.5 एकर्स की ज़मीन हो तो क्या होगा? क्या वो स्टेट के पास चली जाएगी? नहीं। अगर 12.5 एकर्स की ज़मीन किसी के पास पहले से ही है, ऑलरेडी है, तो वो अपनी होल्डिंग को कीप तो कर सकता है, रख तो सकता है अपनी होल्डिंग अपने पास, पर वो और ज़्यादा लैंड एक्वायर नहीं कर सकता परचेज से या गिफ्ट से। ठीक है, उसके बाद 8वां जो फीचर है वो ये है कि प्रोहिबिट करेगा ये एक्ट कोर्ट को फ्रॉम डिवीजन ऑफ लैंड लेस देन 3/8 एकर्स, 5 बीघा, जिसे कहते हैं अनइकोनॉमिक होल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि क्रिएशन ऑफ अनइकोनॉमिक होल्डिंग को प्रोहिबिट करेगा ये एक्ट। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ मैं बताता हूँ कि जैसे कोई शूट है, कोई भी वाद, वो कोर्ट में गया कि डिवाइड कर दो मेरी लैंड को जो 5 बीघा से कम है। ठीक है,
5 बीघा से कम की लैंड को डिवाइड करने का कोई भी सूट, उसमें क्या करेगा कोर्ट, वो डिवाइड नहीं कर सकता, वो उसको सोल्ड करने के लिए डायरेक्ट करेगा, सेल करने के लिए। और सेल करने का जो भी प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल, वो अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ पार्टीज होगा। ओके, तो दिस वाज एन अदर फीचर ऑफ दिस एक्ट। उसके बाद 9th फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज दैट यूनिफॉर्म रूल ऑफ सक्सेशन, यानी सक्सेशन। अच्छा, तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम यानी कि यूपी जमींदारी एबॉलिशन एक्ट सिर्फ और सिर्फ जमींदारी सिस्टम को ही एबॉलिश नहीं किया इसने, उसी को रिमूव नहीं किया, इसने रिमूव किया रिलीजन को भी। रिलीजन को कैसे रिमूव किया कि सक्सेशन जो थे वो हो रहे थे, इनहेरिट हो रही थी लैंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल लॉज। जो हिंदू लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग हिंदू कर रहे थे, जो मुस्लिम लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग मुस्लिम, और बाकी भी और सारे धर्मों में अपना अपना है, ठीक। लेकिन इसने इसको यूनिवर्सल लॉ में कन्वर्ट किया। यूपी में क्या हुआ कि 1671 से लेके 175 तक जो सक्सेशन के नियम दिए गए हैं, उन्हीं के अंतर्गत आप लैंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन या क्लास। अब आप चाहे जिस भी क्लास के हों, आप भूमिधर हों, सिरदार हों या आसमी हों, इट डजेंट मैटर, हिंदू हों या मुस्लिम हो या किसी भी और कास्ट के हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आपको 171 टू 175 के अकॉर्डिंग ही सक्सेशन होगा आपका, ठीक है। तो ये आया यूपीजेड एंड एलआर में एक नवा फीचर, ठीक है। उसके बाद 10वां फीचर जो है वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज रिपब्लिक्स। तो अब विलेज रिपब्लिक्स क्या है? यूपीजेड एलआर आने से पहले 2 कमिटीज थी हमारे पास। पहली कमिटी थी गांव सभा और दूसरी कमिटी थी गांव पंचायत। ये 2 कमिटी थी। ये इस्टेब्लिश किसने करी? ये यूपी पंचायत राज एक्ट से इस्टेब्लिश हुई थी, 1947 का ये एक्ट है, ठीक। लेकिन यूपी जेड एंड एलआर आने के बाद गांव समाज और लैंड मैनेजमेंट कमिटी नाम की 2 और कमिटीज को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक। ओके, ऑल स्टेट एंड लैंड ऑफ कॉमन यूटिलिटी, मतलब सारा स्टेट, जो भी स्टेट में वेस्टेड जितना भी लैंड था, या फिर जो लैंड ऑफ कॉमन यूटिलिटी थी। कॉमन यूटिलिटी मतलब कि जो भी आबादी साइट्स थी, यानी कि जो भी वेस्ट लैंड थी, फिशरीज की लैंड थी, या फिर विलेज का जो फॉरेस्ट था, जंगल जो था, जो पब्लिक वेल्स थे, जो टैंक्स थे, ये सारी चीज़ें वेस्ट कर दी गई गांव समाज में। गांव समाज, जिसको गांव सभा के नाम से भी जानते हैं, और इन सबको मैनेज करने का काम करेगा लैंड मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। ओके, तो ये एक फीचर हो गया कि जितना भी स्टेट के पास सामान था, जो भी लैंड थी, जो भी कॉमन यूटिलिटी की चीज़ें थी, वो सारी गांव सभा मैनेज करे, गांव सभा अपने पास होल्ड करेगा और मैनेज करेगी लैंड मैनेजमेंट कमिटी। एक कमिटी बनाई गई इसके लिए। तो इससे क्या हुआ कि जो विलेज था ये एक स्मॉल रिपब्लिक की तरह बन गया, ठीक है। एक विलेज स्मॉल रिपब्लिक की तरह बन गया। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि अब सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी की तरह होगा एक गांव का, ठीक है। तो इस व्यू से इसको लाया गया, इस एक फीचर को ऐड किया गया, ये दोनों कमिटीज बनाई गई। उसके बाद 11वां जो इसका फीचर है वो है कि वेल ट्रीज बिल्डिंग्स जो थे उन सबको अलाउ कर दिया गया टू बी रिमेन इन द पोजीशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओनर्स और ऑक्यूपायर्स, यानी कि जो लोग उसके एग्जिस्टिंग ओनर्स थे किसी भी वेल ट्री या बिल्डिंग के, चाहे वो जिस भी क्लास से बिलोंग करते हो, जमींदार हो, टेनेंट हो, नॉन टेनेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, वो उसके एग्जिस्टिंग ओनर हो या फिर उन्होंने कब्जा किया हो उस लैंड में भले ही, पर उन्हें ही वो उस वेल, उस ट्री और उस बिल्डिंग का हकदार माना जाएगा, उसका ओनर माना जाएगा, ठीक है। और उस वेल से रिलेटेड जितनी भी साइट होगी, वेल की मतलब जो कुएं की आसपास की ज़मीन होगी या फिर जो बिल्डिंग के आसपास का एरिया होगा, वो एरिया उन्हीं का होगा, उन्हीं के पोजेशन में उसको भी माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 9 प्रोवाइड्स दिस। इसी के साथ ये सारे फीचर्स ख़त्म होते हैं जो कि यूपीजेड एंड एलआर के फीचर्स हैं।
थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और आई होप कि आपने बाकी भी सीरीज़ के वीडियो देखे होंगे। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अगर आपको सीरीज़ समझ में आ रही है, पसंद आ रही है। इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।